आज बात अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की उस मुलाकात की जिसने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार लग रही अटकलों के बीच आज लखनऊ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच घंटों तक मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ रालोद के वरिष्ठ नेता सोमनाथ शास्त्री भी मौजूद थे। जानकारों की माने तो दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने रालोद को 33 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। जयंत अखिलेश की मुलाकात, सीट बंटवारे पर बनी बात। जाटलैंड में जमकर होगी लड़ाई, पश्चिम से होगी यूपी पर चढ़ाई। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये पश्चिम की राजनीति का मिजाज बदलने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस मुलाकात का इंतजार समाजवादी पार्टी और रालोद के खेमे को था वो हो गई है। और इस मुलाकात के बाद उन तमाम अटकलों का दौर खत्म हो गया है जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अखिलेश और जयंत को लेकर लगाई जा रही थी। क्योंकि अखिलेश और जयंत के बीच गठबंधन पहले से हो गया था, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये साफ नहीं हुआ था। इसी फॉर्मूले को लेकर जयंत चौधरी गुरुवार को अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे, जहां दोनों के बीच लंबे दौर की बात हुई। और फिर ये ट्वीट आया जिसमें अखिलेश यादव ने जयंत के साथ उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की बात कही। जानकारों की माने तो दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, लेकिन कितनी सीटों पर रालोद लड़ेगी ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जो अब जल्द ही खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि रालोद का पश्चिमी यूपी में बड़ा प्रभाव है। किसान आंदोलन के बाद से तो मानो रालोद और ज्यादा चमक कर सामने आई है। अब अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाकर भाजपा को पश्चिम में घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के 13 जिलों में रालोद का अच्छा प्रभाव है। जाट वोटरों पर रालोद की अच्छी पकड़ है। जाट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का फायदा इससे मिल सकता है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण फिर से हिट साबित हो सकता है। वहीं जनता को भी इन दोनों का गठबंधन खूब पसंद आ रहा है। मेरठ में हुई संयुक्त रैली में खूब भीड़ उमड़ी थी। अलीगढ़ की रैली में अखिलेश शामिल नहीं हुए, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई थी। वहीं अब इस भीड़ ने कहीं न कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इसी पश्चिम से 2017 में भाजपा ने 136 में से 109 सीटें जीती थी और लखनऊ का रास्ता तय किया था। लेकिन 5 सालों के बाद अब पश्चिमी यूपी की हवा थोड़ी बदली हुई है। यही वजह है कि सपा और रालोद के गठबंधन ने पश्चिमी यूपी के साथ पूरे प्रदेश का पारा चढ़ा दिया है। लेकिन क्या ये पारा यूपी की सियासत का मिजाज बदल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात किसानों के बिजली बिल हाफ, यूपी के सिंहासन का रास्ता साफ, क्योंकि जहां अखिलेश यादव सूबे की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा दांव चलते हुए किसानों के बिजली बिल को हाफ कर दिया है। यूपी की लड़ाई, बिजली पर सियासत हाई। अखिलेश के नहले पर योगी का दहला। बिजली पर दांव चला पहला। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में फ्री बिजली की सियासत ने ऐसा करंट दौड़ाया कि सिर्फ और सिर्फ बिजली का ही जिक्र होने लगा, क्योंकि जहां अखिलेश यादव ने सूबे की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, वहीं सीएम योगी ने बड़ा दांव चलते हुए किसानों को चुनाव से पहले बिजली की दरों में 50% की राहत दे दी है। मुख्यमंत्री योगी ने यह दांव ऐसे वक्त में चला जब बिजली को लेकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने लखनऊ में 24 लाख से ज्यादा लोगों को घरौनी की सुविधा दी और 27 नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र बांटे।
तो साथ में पुरानी सरकारों पर निशाना भी साधा। 2017 के पहले नियुक्ति निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी और भांजे भी, महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे और गांव-गांव में उनके ठेके चल पड़ते थे, वसूली के अड्डे शुरू हो जाते थे और इसमें वसूली वो करते थे और बाद में उस प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारी बलि का बकरा बनते थे। इसके बाद सीएम योगी काशी पहुंच गए, जहां पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ। लेकिन जहां काशी से सीएम योगी विपक्ष को घेर रहे थे, वहीं अयोध्या में नितिन गडकरी अमेरिका वाला सपना दिखा रहे थे। मैं नितिन गडकरी आपको वचन देता हूं, अगले 5 साल में इस पवित्र भूमि में अयोध्या में भगवान प्रभु रामचंद्र को साक्षी रखकर आपको वचन देता हूं, आप डबल इंजन लगा दो, मैं 5 लाख करोड़ रुपए के रोड फिर से नए उत्तर प्रदेश में बना दूंगा और उत्तर प्रदेश के रोड को मैं अमेरिका के बराबर करा दूंगा। ये वचन देने के लिए मैं आया। नितिन गडकरी ने अयोध्या में 3,500 करोड़ के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण और 25 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होने वाली रिंग रोड की सौगात, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि अभी प्रदेश में सिर्फ 3 लाख करोड़ का काम किया है, अगर फिर सरकार बनी तो 5 लाख करोड़ का काम होगा। अयोध्या का रिंग रोड 67 किलोमीटर पर मेरा विभाग 5,600 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, 5,600 करोड़। यह रिंग रोड बनने के बाद लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती आने वालों का समय बचेगा और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आने वाले लोगों की यात्रा सुगम होगी। मतलब काशी को क्योटो और अयोध्या को अमेरिका बनाने की तैयारी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो मथुरा का भी है, क्योंकि अगली मंजिल तो मथुरा ही है, जिसको लेकर सूबे की राजनीति लगातार चटक हो रही। मुख्यमंत्री योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर है, लेकिन अब सवाल सूबे में दौड़ रहे बिजली के करंट का भी है, क्योंकि जो दांव सीएम योगी ने चला है, क्या वो किसानों की नाराजगी को कम कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ओवैसी की किंडरगार्टन वाली हुंकार की आज असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया। वैसे तो ओवैसी जहां जाते हैं योगी से ज्यादा अखिलेश पर निशाना साधते हैं, लेकिन आज ओवैसी ने अखिलेश के विजय स्वप्न पर प्रहार किया और यूपी के चुनाव की तुलना किंडरगार्टन से कर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। सत्ता का संग्राम, मुस्लिम वोट पर घमासान। ओवैसी की हुंकार, अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहाँ पर? यूपी की चुनावी जंग में असदुद्दीन ओवैसी भी खूब गरज रहे हैं। अखिलेश यादव को वो पानी पी पी कर कोस रहे हैं। आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल की लड़ाई सत्ता पक्ष से होती है, लेकिन ओवैसी सीधे अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि वो जहां जाते हैं अखिलेश यादव पर ही निशाना साधते हैं। एक बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के, उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहाँ पर? इनको ख्वाब में ये दिख कर आए, इनको ख्वाब में वो दिख कर आए। गुरुवार को ओवैसी ने मुरादाबाद और बरेली में जनसभाएं की, जहां हर मंच से विरोधियों पर जमकर निशाना साधा।
जिसको श्री कृष्ण दिख गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिख गए, तो भाई इलेक्शन क्यों लड़ते आप? इलेक्शन मत लड़िए ना। जब राम और कृष्ण आकर आपको कह चुके हैं तो इलेक्शन कैंपेन छोड़ दीजिए। आप सीधा राजभवन चले जाइए, गवर्नर से बोलिए कि गवर्नर साहब, हमारे सपनों में फुला फुला भगवान आए थे, अब आप हमको संविधान प्रोत दिला दीजिए, हो गया काम। गौरतलब है कि ओवैसी की नजर यूपी के मुसलमानों पर है। वो जहां भी जा रहे हैं उन्हें अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं और जता रहे हैं कि मुस्लिमों को जिस नुमाइंदे की तलाश थी वो वही है। में संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान है, एक भी मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। ओवैसी कई बार मंच से ये बता चुके हैं कि कितने कम फीसदी यादव हैं और कितने ज्यादा फीसदी मुसलमान, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है तो उससे कहा जाता है तुम सामने नहीं बैठना, क्योंकि तुम 19% हो। जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जानकारों की माने तो ओवैसी की लड़ाई भाजपा से ज्यादा अखिलेश यादव से है, क्योंकि जिस वोट बैंक को लेकर ओवैसी लड़ाई लड़ रहे उस पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का प्रभाव माना जाता है। लेकिन ओवैसी को इसमें संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ओवैसी के अरमान पूरे होंगे, क्योंकि उन पर एक आरोप भाजपा की बी पार्टी का भी लगता है, जिसको लेकर कई बार ओवैसी जवाब दे चुके हैं। लेकिन इस जवाब से मुस्लिम वोटर संतुष्ट होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ओवैसी को सुनने उनकी रैलियों में लोगों की भीड़ तो खूब आ रही, उनकी बातों पर ताली भी बज रही, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बंगाल में भी भीड़ तो खूब नजर आई थी। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ बरेली से अनूप मिश्रा, एबीपी गंगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई उस चूक की जिसको लेकर लखनऊ से देहरादून तक घनघोर सियासत हो रही है। भाजपा इसे पंजाब सरकार की बड़ी चूक बताकर निशाना साध रही है, वहीं कांग्रेस इसे पॉलिटिकल ड्रामा बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना। राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो। पीएम की सुरक्षा चूक पर सियासत घनघोर। देहरादून से काशी तक विरोध का शोर। बीस मिनट तक रुका था काफिला। 30 किलोमीटर दूर थी पाकिस्तान की सीमा। सुरक्षा पर संग्राम, क्या होगा अंजाम? संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सियासत 7वें आसमान पर है, क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर में जिस जगह 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला रुका था, वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 30 किलोमीटर दूर थी। अब इस चूक को लेकर सियासत इतनी गर्म हो गई है कि जगह जगह पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ नारेबाजी हो रही, तो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा फूट रहा। वहीं पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ कराए जा रहे हैं। सीएम योगी ने काशी में पीएम के लिए काल भैरव से लंबी उम्र की कामना की।
तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते नजर आए। आपको बता दें कि पीएम मोदी का काफिला सड़क मार्ग से हुसैनी वाला जा रहा था, लेकिन तभी प्रदर्शन कर रहे किसान काफिले के सामने आ गए, जिसके बाद काफी देर तक पीएम का काफिला रुका रहा। बाद में पीएम को लौटकर बठिंडा एयरपोर्ट आना पड़ा। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो कुछ पंजाब के फिरोजपुर में हुआ वो क्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाजपा इसको लेकर हमलावर है। कांग्रेस इसे भाजपा का पॉलिटिकल ड्रामा बता रही है। किसान नेता राकेश टिकैत इसे चुनावी स्टंट के रूप में देखते हैं, लेकिन ओवैसी इसे बड़ी चूक बता रहे हैं। हाँ, चूक हुई है। अगर हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार एसपीजी है जिसने क्लियरेंस दी। हम तो 5 एसपीजी प्रोटेक्टरी के साथ कांग्रेस में रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। स्थानीय प्रशासन पर जब तक एसपीजी का क्लियरेंस नहीं होता तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। जो ये न्यूज चल रही है कि बच गए, मौत से वापसी आए हैं, ये तो इस तरह का ये लगता है कि ये पूर्ण रूप से एक स्टंट है। तो अगर ये था कि बच के आ गए तो फिर गए क्यों थे? तो ये पूर्ण रूप से एक सहानुभूति बटोरने का एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश करी गई है। कल का जो पंजाब का जो उनका वाकया हुआ, इसकी तहकीकात करानी चाहिए। आखिर एसपीजी क्यों अग्री हुई प्रधानमंत्री को लेकर जाने के लिए? और तीसरी बात यह है कि वहाँ की मुकामी पंजाब की पुलिस का क्या रोल रहा, कैसे हुआ? हम तो चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, आज नरेंद्र मोदी है, कल इंशाल्लाह नहीं रहेंगे, मगर देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एसपीजी के ब्लू बुक या जो भी रूल बुक है उसके तहत होती है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। पीएम की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर अयोध्या के साधु संत बेहद नाराज हैं और इसे बड़ी साजिश के रूप में देख रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी साजिश है और मैं इसको दावे से कह सकता हूं कि इसके पीछे चीन, पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर जो भाजपा विरोधी दल हैं उनसे बकायदा मीटिंग करने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने इस साजिश को जो है अंजाम दिया था। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बयान दिया जा रहा है बहुत निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा किया जाए उतनी कम है। इनको तो संवैधानिक तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर हर कोई हैरान है। गुरुवार को पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको लेकर चिंता जाहिर की। वहीं सुरक्षा में चूक का ये मामला अब अदालती दहलीज तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है। पत्र याचिका मुझे इस मामले में इसलिए भेजनी पड़ी है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हुआ है और हम लोग एक लॉफुल स्टेट में रहते हैं। इसीलिए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सिक्योर नहीं है तो हम लोग किस तरीके से सिक्योर रहेंगे? लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को राजनीतिक चश्मे से देखना सही है? क्योंकि सुरक्षा को लेकर कई बार चूक हुई जिसका जिक्र इतिहास में है। कुल मिलाकर सुरक्षा पर संग्राम मचा है। अब अंजाम क्या होगा ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए बात करते हैं बेलगाम वायरस की, जिसका डर था वो हो गया है। कोरोना का वायरस 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 12 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है। ये इन आंकड़ों पर हो सकता है कि आपको यकीन न हो, लेकिन सच यही है। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, नए केस 90,000 के पार। आ गई तीसरी लहर, शहर शहर कहर। जिंदगी पर भारी कोरोना की महामारी। तीसरी लहर की जो चेतावनी वैज्ञानिकों ने दी थी वो सच हो गई है, क्योंकि भारत में तीसरी लहर शुरू हो गई है। एक दिन पहले जहां 58,000 केस आए थे तो अब 90,000 के पार नए मामले पहुंच गए। मतलब करीब करीब दोगुनी रफ्तार से कोरोना फैलने लगा है।
महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना ने रेड अलार्म बजा दिया है। वही देश के सबसे बड़े सूबे का हाल भी अच्छा नहीं है। वायरस की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही, क्योंकि जहां 8 दिन पहले सिर्फ 193 मामले सामने आए थे, वो गिनती अब 3121 पर पहुंच गई है। जानकारों की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वायरस का जहर लगातार शहर दर शहर फैल रहा। नोएडा में 600, लखनऊ में 408, मेरठ में 401, गाजियाबाद में 382, आगरा में 131, प्रयागराज में 128, वाराणसी में 126 नए मामले 24 घंटे के भीतर सामने आए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। जेब से मास्क निकाल रहे हैं, देखते हैं इनके पास मास्क निकलता भी है या नहीं, लेकिन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बेपरवाह हो गए हैं। मास्क तो है, फिर पहनते क्यों नहीं है? मास्क अभी उतार कर रखा है जी, मैं बस में से आया हूँ। अच्छा, इसलिए पब्लिक प्लेस में है तो मास्क उतारने पर जुर्माना भी लग सकता है? हाँ नहीं जी, बिल्कुल लग सकता है। देखो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। कोरोना से ये जंग तो हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मेरी बहुत बड़ी गलती है, ये मैं माफी मांगना चाहता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज का हाल भी गाजियाबाद से जुदा नहीं है, जहां 24 घंटे में 136 नए मामले की पुष्टि हुई, लेकिन इसके बाद भी लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना एक बार फिर खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ 100 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगर बुधवार की हम बात करें तो बुधवार को यहाँ 136 नए संक्रमित मिले हैं और जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 250 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ना तो सरकारी अमला मुस्तैद नजर आ रहा है, ना ही लोग जागरूक व जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। कि लोगों की आवाजाही तो खूब है, लेकिन शायद ही 10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मास्क लगा रखा होगा। 90% से ज्यादा लोग आज भी सड़कों पर बिना मास्क के निकल रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या हम कोरोना से ऐसे जीतेंगे? क्या हमने पहली और दूसरी लहर से कुछ नहीं सीखा? क्योंकि ये तस्वीर गोंडा की ओपीडी की है, जहां कोरोना की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। इलाज कराने आए मरीज ना मास्क लगा रहे, डॉक्टर्स की हिदायत को भी नहीं मान रहे। हमारे जिला अस्पताल में जहाँ तक हमारे स्टाफ की बात है, वो तो सभी लोग प्रॉपर मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। कुछ मरीज आ रहे हैं जो नहीं लगा रहे हैं, उनसे अपील की जा रही है बार बार, आप लोग मास्क लगाइए, अपना चेहरा ढक करके रखिए अगर मास्क नहीं तो, और प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके। वहीं सब के बीच सवाल रैलियों में उमड़ रही भीड़ का भी है, क्योंकि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ का क्या करना है, इसको लेकर चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठा पाया। हालांकि खुद से आम आदमी पार्टी ने भी अब यूपी में अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया। वहीं कांग्रेस पहले ही 2 हफ्तों के लिए अपने सभी बड़े आयोजनों को टाल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ, योगी की नोएडा और अखिलेश यादव की अयोध्या वाली रैलियां रद्द हो चुकी हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये कोरोना के बचाव का पूरा इलाज है? क्योंकि अगले महीने ही 5 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर वक्त रहते कोई ठोस कदम जरूर उठाना होगा। क्योंकि दूसरी लहर के वक्त भी कई राज्यों में चुनाव था, जिसके बाद जो विस्फोट हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में हालात बद से बदतर ना हो, इसको लेकर वक्त रहते ठोस कदम उठाने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।